हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक टेस्टिंग या एक तरह से हम पिछले क्वार्टर से लेकर Q1 FY 25-26 में जिन कंपनियों के रिजल्ट आए थे और अब वापस सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो मैंने सारे जितने भी 1700 कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने पहले अपने देखे थे, उनको मैंने वापस देखा कि किस ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने 14% या उससे ज्यादा का रिटर्न अब तक दिया। तो उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये मैंने बैक टेस्टिंग करी कि भी अगर वो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनमें कि जो उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरा की पूरा इंडाइसेस इस 3 महीने के दौरान बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा या डाउन ट्रेंड में रहा। उस दौरान भी कम से कम 144 स्टॉक मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 14% या उससे ज्यादा का रिटर्न दिया। उसकी मैंने एक्सेल बनाई, वो भी हम देखेंगे। और तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से हमको बेनिफिट होगा या बैक टेस्टिंग करने से होगा। नेक्स्ट क्वार्टर सीजन के अंदर वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हम एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इसमें मैंने वो भी देखा कि भाई कितने स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने 14% का 14 से 20% के बीच में रिटर्न दिया, किसने 20 से 30% के बीच में रिटर्न दिया। तो एक कॉमन चीज निकल के आई कि हमको 15% और 20% के बीच में नॉर्मली हमको बुक करने से कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जितना हम ज्यादा टारगेट रखेंगे तो हमको हमारा स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा रहेगा। तो हम तीन मैक्सिमम 5% से ज्यादा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लेंगे। अगर मेरा स्विंग लो या जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ 3.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 14% पे बुक कर लूंगा। 4% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 16% पे बुक कर लूंगा। और 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 20% पे बुक कर लूंगा। इसके पीछे का रीजन है कि मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:4 रखूंगा। 1:4 किस लिए रखूंगा मैं कि जैसे 144, पहली बात तो है कि अगर मेरा कैपिटल 2 लाख का है तो उसका मैं केवल 1% ही रिस्क लूंगा पर स्टॉक पर ट्रेड के ऊपर। तो मेरा रिस्क मैंने 1% के ऊपर फिक्स कर लिया, यानी किसी भी ट्रेड में मैं 2,000 रुपए से ज्यादा का लॉस मैं नहीं दूंगा। और ये मेरे स्टॉप लॉसेस अगर आएंगे तो मैं इतने इतने परसेंट पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद भले वो 50%, 60%, 70% कितना भी परसेंट जाने दो। इस 1:4 के पीछे का रीजन ये है कि अगर 144 स्टॉक्स मेरे टोटल निकले, इसमें से मैं मानता हूँ कि 44 स्टॉक मैंने किसी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया, कभी कोई निकल गए, मैं ट्रैक नहीं कर पाया, छूट गए। मैं मानता हूँ कि मैं 100 इस 144 में से केवल 100 स्टॉक्स होंगे जिसमें मैं पोजीशन ले पाऊंगा। और उसमें भी मैं प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूँ कि 100 में से भी मेरी प्रोबेबिलिटी अगर ये रहती है कि मैं 50% ऑफ द टाइम सही होता हूँ और 50% ऑफ द टाइम गलत देता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो अगर 100 में से 50 ट्रेड में अगर मैं सही हूँ, अगर मैं 1:4 को रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, तो 2,000 के रिस्क के पीछे मैं 8,000 का प्रॉफिट बुक करूंगा। 50 अगर स्टॉक्स में मैं अपना 8,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करता हूँ तो मैं 4 लाख रुपए मेरा गेन होगा। 50% ऑफ द टाइम अगर मैं गलत साबित होता हूँ, यानी मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 100 में से 50 बार मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो हर स्टॉप लॉस पे मैं 2,000 रुपए दूंगा, तो मेरा लाख रुपए जाएगा। फिर भी मैं नेट नेट प्रॉफिटेबल रहूंगा। 1:4 के पीछे का रीजन है कि जैसे मैं हर बार राइट नहीं हो सकता, वैसे मैं हर बार गलत भी नहीं हो सकता। तो अगर मेरी प्रोबेबिलिटी केवल 20% भी है, यानी 0.2, यानी मैं 10 में से दो बार ही राइट होता हूँ और 8 बार गलत होता हूँ, तब भी मैं कुछ लूज नहीं करूंगा। इसलिए मैं इस 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहा हूँ। अगर अपन 1:2 करेंगे तो मेरे को ज्यादातर टाइम मेरे माइंड पे क्या प्रेशर रहेगा कि मुझे मैक्सिमम टाइम मुझे प्रॉफिटेबल आना है, ठीक है ना। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 ही रखूंगा तो 1:4 के पीछे की रीजनिंग, और मेरा 1:4 के पीछे के रीजनिंग का पीछे कारण ये भी है कि मैंने जो नोटिस किया कि जिन स्टॉक्स ने रिटर्न दिया उन्होंने लगभग 14%, 15% तो का रिटर्न तो ज्यादातर स्टॉक्स ने दिया, उससे कम वाले को मैंने कंसिडर भी नहीं किया। तो इस सब चीज को हम ध्यान में रखते हुए अभी मैं अपन अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं डेटा भी पूरा पिछले 3 महीने का यूज कर रहा हूँ, और मेरा पर्पस केवल एजुकेशन है, और मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई भी करंट स्टॉक्स के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं।
जैसे हम बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री रिपीट्स होती है, तो मैं सिर्फ उस हिस्ट्री को अपन एनालिसिस करने की कोशिश करें कि पिछले 3 महीने में इस जैसे ये अर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्निंग आई, इसके बाद से उसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो करीब 1750 स्टॉक को एनालिसिस करके ये 144 स्टॉक ही मुझे मिले जो अब ट्रेंड के अंदर है, और जिन्होंने अभी रिटर्न जनरेट किया उसकी पूरी एक एक्सेल भी लास्ट में हम एक देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन ये एनालिसिस चालू करते हैं। जैसे ये आंध्रा सीमेंट, अब आंध्रा सीमेंट का रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आया, इसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा। यहाँ पे इसने इसको इस पूरे जो ईएमए थे, ये 3 ईएमए लगा रखे हैं मैंने, 10, 20 और 50। जब ईएमए का क्लस्टर को कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ रहा। और ये जो लो वॉल्यूम कैंडल है, इसके ऊपर अगर हमने अपनी यहाँ एंट्री करी होती, और अब 47% तो हम तो 15% मैक्सिमम 20% के अंदर अंदर बुक कर लेंगे। जितना भी मेरा स्टॉप लॉस आएगा उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। 3.5% के स्टॉप लॉस के लिए मैं 14% पे बुक कर लूंगा, 4% के स्टॉप लॉस के लिए मैं 16% पे बुक कर लूंगा, 5% स्टॉप लॉस के लिए मैं 20% पे बुक कर लूंगा। हमको तो 47% में से मैक्सिमम हमको 20% का कैप्चर करना है। अगर मैं यहाँ चूक गया तो मैं कहीं और पोजीशन लेके वहां से अगर मुझे 20% मिलेगा, 1:4 मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, ठीक है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने जो नोटिस की, अभी अपन हर एक लगभग हर चार्ट के अंदर हम वही नोटिस करेंगे। तो मैं कभी भी किसी भी स्टॉक्स में जब भी एंट्री करूंगा तो मेरे को दो कंडीशन तो किसी भी हालत में चाहिए। एक तो तीनों ईएमए बिल्कुल खुले खुले होने चाहिए, ऐसे जैसे ये आपस में एक दूसरे में घुसे हुए इस तरह के नहीं रहेंगे। 10 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर रहेगा, 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर रहेगा, यानी एक तो सॉर्टेड रहेंगे और ये खुले खुले रहेंगे। उसके बाद ही मैं एंट्री करूंगा, और ईएमए के जितने पास में एंट्री करूंगा, जितनी छोटी कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा, उतनी मेरी पोजीशन साइजिंग अच्छी बनेगी, ठीक है ना। 5% से ज्यादा अगर स्टॉप लॉस किसी वजह से आ रहा है तो उस स्टॉक को मैं अवॉइड कर दूंगा। तो इसे पिक पेन अपन वैसे देखो, यहाँ से ये आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा, इस ब्रेकआउट पे अगर मैंने एंट्री करता तो मैं ये 47% का रिटर्न बना, ठीक है ना। इसमें से मुझे तो 15 से 20% के बीच में बुक करना है। दूसरा हो गया एक्विटास केमिकल। अब देखो ये रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन ये कैंडल बनी, उसके अगले दिन फिर अभी ये कभी भी हमको भागते हुए कोई स्टॉक में हमको वेट करना है। ये कैंडल बनी, इसके नीचे जो ब्लू डॉट, ये पर्पल डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बुलिश नोट का एक डॉट है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम का 3 गुना वॉल्यूम इस दिन आया। तो इतना वॉल्यूम हम रिटेलर तो जनरेट कर नहीं सकते, ठीक है ना। ये एफआईएस के द्वारा ही जनरेट किया जाता है, हो सकता है। तो इसके बाद मैं वेट करूंगा 10 ईएमए के पास, जो भी मेरे को छोटी से छोटी, जैसे मैंने तो यहाँ पे एंट्री कर, मैं यहाँ पे एंट्री करता, ये छोटी से छोटी कैंडल 10 ईएमए के ऊपर बुक है, 10 ईएमए 20 के ऊपर है, 20 50 के ऊपर है, और ये बिल्कुल खुले खुले ईएमए, यानी स्टॉक ट्रेंडिंग में है। ये सारी चीज क्या दिखाता है कि स्टॉक ट्रेंडिंग में है। और उसके बाद इसने 17% का रिटर्न दिया हमको, तो उसमें से अगर 3.5% का स्टॉप लॉस है तो मुझे 14%। और इवन मैं बिल्कुल प्रिसाइसली, जरूरी नहीं मैं 14, हो सकता है मैं 13 पे भी बुक करूंगा, तो उस केस में मेरे थोड़ा रिटर्न कम आएगा, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ 10 में से मेरे को सिर्फ 50% ऑफ द टाइम राइट होना है। स्ट्रेटेजी का गेम, कोई भी स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी का गेम है ही नहीं। सारा के सारा खेल आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपके 1:4 तक होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी मैं जिस स्टॉप लॉस के संग यहाँ पे लूंगा, पोजीशन लूंगा, उसके बाद जब भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो जाएगा, तो मैं अपने जो मेरा स्टॉप लॉस था उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाऊंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट लाने से अगर उसके बाद वो स्टॉप लॉस मेरा हिट भी होता है तो मेरे से वो कुछ लेके नहीं जाएगा, मैं नो लॉस नो प्रॉफिट बुक होऊंगा। या तो मैं 1:4 बुक करूंगा, या मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा। ये मुझे हमको फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ही है, ठीक है। अब जैसे अपन कॉमन चीज क्या देख रहे हैं कि जिस भी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी उसके ईएमए बिल्कुल सॉर्टेड हैं, उसके ईएमए बिल्कुल खुले हुए हैं। वो 10 और 20 ईएमए के पास आके कंसोलिडेशन करता है, और वहां से अगर मैं पोजीशन अपनी बनाता हूं तो
मोस्ट प्रोबेबिलिटी, गारंटीड कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं 1:4 या स्टॉप लॉस दूंगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। अब जैसे ये अदानी पावर, ठीक है, अदानी पावर में ये देखो इस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये में धीमे धीमे शॉर्टेड होने लग गए, 10, 20, 50 शॉर्ट खुलने लग गए। यहाँ पे ये में खुले हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ वैसे, यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि देखो 10 EMA से ऊपर बंद हुआ, छोटी सी कैंडल बनी, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है ना। और देखो इसने 39% का अब तक रिटर्न दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद अब जैसे ये वापस गया, वापस 10 EMA के पास ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मेरा काम तो 15%, 20% के बीच में, यहाँ पे कहीं पे बीच में ही हो चुका है। ये बुलिश नोट मतलब ये देखो यहाँ पे भी एक बुलिश नोट बना है, ये देखो, तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है, बुलिश नोट बनता है मतलब पिछले 50 दिन के वॉल्यूम से, एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इधर इंटरेस्टेड है। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, तब तक हम इस स्टॉक के अंदर हम बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। एडीसी इंडिया, ये देखो यहाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट के वाले दिन इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, लेकिन नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद वो अगले कई दिनों तक 10 और 20 EMA के पास कंसोलिडेशन करता रहा, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल वॉल्यूम लो है, मैं यहाँ भी एंट्री कर सकता था, यहाँ एंट्री करके मेरे को तो इसमें से, अब जैसे इसने अब तक 50% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन मेरे को तो इसमें से 15 से 20% के बीच में ही रिटर्न, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन नोटिस कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद जब भी EMA सॉर्टेड हो जाते हैं, EMA खुल जाते हैं, तो स्टॉक ट्रेंडिंग हो जाता है। जितना 10-20 EMA के पास और जितनी छोटी कैंडल पे हमको एंट्री मिलती है, अगर हम एंट्री करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में काम करेगी। एजिस लॉजिस्टिक, जिससे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, देखो 50 के नीचे 20, 20 के नीचे 10, जब तक ये में खुलते नहीं है, और ये हमारे इस जो हम चाह रहे हैं कि 10 ऊपर हो, उसके नीचे 20, उसके नीचे 50 हो, और कंसोलिडेशन इन EMA के आसपास हो, नजदीक में हो, तो ही हम एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पे इस दौरान हमने, इस पूरे दौरान हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल हमको यहाँ पे मिल गया, तो इसके बाद ये मेरी ट्रैकिंग के ऊपर आ जाएगा। इसके अगले दिन भी भाग गया तो मुझे भागता हुआ स्टॉक को बिल्कुल नहीं पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कहीं पे एंट्री सोचूं तो मेरे स्टॉप लॉस ये मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर अपन वेट करेंगे कि जितना 10-20 के पास आवे, और वहां पे कोई ऐसा पैटर्न बनता है कि भाई मेरे को छोटा स्टॉप लॉस के संग एंट्री मिलती है, तो अब जैसे इसने 22% रिटर्न दिया, मेरे को तो 14% का, 15%, 20% के बीच में जो अपन डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई 10 EMA, 20 EMA ये सॉर्टेड रहेंगे, ये बिल्कुल खुले खुले रहेंगे, इनके बीच में गैप रहेगा, और ये अप ट्रेंडिंग में भी रहेंगे, फ्लैट नहीं होने चाहिए, ऐसे अप ट्रेंडिंग में होने चाहिए। तो ये देखो अप ट्रेंडिंग में था, तो अगर उस समय पोजीशन ली होती, हमको गिरते हुए बाजार में भी कुछ नहीं करना है, हमको एक फर्स्ट मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन का वेट करना है। ये फर्स्ट मूवमेंट, ये सेकंड मूवमेंट, और ये थर्ड मूवमेंट, यानी एक तरह का एन टाइप का पैटर्न बनेगा, या तो ये एन ऐसा बन सकता है, या तो ये ऐसा बनेगा एन, या कई बार एन ऐसा बनेगा, ऐसे जाके कंसोलिडेशन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और फिर ऐसा एन बन जाएगा। एक में फिनट्रेड, अब इसमें भी देखो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट इसने यहाँ पे ये हमको ये दिखाया कि भाई इसमें मूवमेंट आया है, जब ये में यहाँ पे कहीं पे खुल गए, तो ये यहाँ पे कहीं पे इस किसी कैंडल के ऊपर, ये देखो लो, यहाँ इस कैंडल का लो वॉल्यूम, इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये 24% का देखना। जो भी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस किया उसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स है कि 10, 20 और 50 बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे, और इनके बीच में गैप रहेगा।
हम इसी को बैक टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ताकि नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट सीजन में हम इसको ध्यान रख सके और हमारे माइंड में धीमे धीमे जब हम ट्रेड करने लगेंगे तो ये पिक्चर हमारे माइंड के अंदर सेट होती जाएगी कि हमको किस तरह का पैटर्न को ट्रेड करना है। ये देखो ये भी एन बना, ये देखो रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन एकदम से मूवमेंट आया, भागते हुए हमको नहीं पकड़ना। ये यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, ये रेड कैंडल और इग्निंग 10-20 के बाद कंसोलिडेशन हुआ, इस 10 EMA के ऊपर अगर एंट्री करते, अब उसके बाद भी देखो हमको काफी दिन तक थकाया है, लेकिन हमको हमारे एक बार अगर एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद हमारे को कुछ नहीं करना। एंट्री करने के बाद या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट आएगा। वो उसको उसको जितने दिन थकाना उसको थकाने दो, अगर उसको नहीं थकाना होगा तो वो मेरे स्टॉप लॉस लेके जाएगा। हमको इस चीज के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। मैं अगर कोई किसी की एंट्री यहाँ छूट गई तो उसने इस कंसोलिडेशन के दौरान भी उसको कई मौके दिए कि वो कहीं पे एंट्री कर सकता है। और उसके बाद और इसमें देखो आप किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अगर किसी ने यहाँ पे लिया और उसका स्टॉप लॉस ये था तो बिल्कुल स्टॉप लॉस से ऊपर तक है। अगर किसी ने यहाँ पे कहीं पे एंट्री करता तो वो अपना स्टॉप लॉस को कहाँ लगाता, ये यहाँ लगाता, उसके स्टॉप लॉस को यहाँ हंट किया और हंट करके ऊपर भाग गया। तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी ध्यान रखना चाहिए हमको। स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो स्विंग लो है उससे कुछ गैप रख के हमको लगाना चाहिए, ठीक है ना। और जितनी जल्दी एंट्री होगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, और क्योंकि ठीक है ना। आनंद राठी, अब जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंने क्या नोटिस करी थी कि जैसे इस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ठीक है। रिजल्ट के अगले दिन उसने गैप अप ओपन किया और एक छोटी सी कैंडल बना के वो क्लोज हो गया। तो जहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता है, रिजल्ट के अगले दिन गैप अप ओपन और एक छोटी सी कैंडल बने, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हमको एंट्री करनी है और उसका कैंडल का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देखो इसने आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर किसी की एंट्री यहाँ चूक गई, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, ये यहाँ पे एंट्री इसने फिर दे दी, उसके बाद ये वापस कंसोलिडेशन, यहाँ पे एंट्री करके यहाँ स्टॉप लॉस लेता, फिर भी यानी इसने 2-3 बार आपको कई बार एंट्री दी है और हर बार कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि 10-20 के आसपास आके कंसोलिडेशन करेगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री करने में थोड़ी सी दिक्कत क्या थी कि 10 से दूर था, जितना 10-20 के नजदीक मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। और ये एंट्री तो बहुत, ये तो स्पेसिफिक पैटर्न है, बहुत कम स्टॉक में बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो उन स्टॉक में मैं नोटिस किया कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये बैक टेस्टिंग कर ही इसीलिए है। पूरे 1700 स्टॉक को मैंने इसके ऊपर, इसके लिए हमको स्कैनर बन नहीं सकता या स्कैनर के भरोसे नहीं रह सकते। जितने मैनुअली बैक टेस्टिंग हम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आनंद राज, अब जैसे देखो ये रिजल्ट आया, उससे पहले ये हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली, तो हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली की ये लाइन थी, ठीक है ना, ये इसका बॉटम की लाइन थी और यहाँ पे एक बुलिश नोट भी बना था, यानी पिछले 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना वॉल्यूम इसमें आया था। इससे पहले देखो यहाँ पे भी ये चीज हुई, ये देखो यहाँ पे भी कितना बढ़िया एन पैटर्न बन के इसने परफॉर्मेंस दिया था। ये रिजल्ट आया इस दिन, रिजल्ट के बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड में चलता रहा, हमको कुछ नहीं करना। डाउन ट्रेंड के बाद देखो ये बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, और 16% का इसने अब तक रिटर्न दे चुका है। ये पिछले 3 महीने का डेटा है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड, फिर मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरा कोई 22 साल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि किस तरह के जिस जिस स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिया कि उस जब परफॉर्मेंस दिया तो हमको हम कहाँ एंट्री कर सकते थे या क्या हमको ध्यान रखना है, किस तरह का कंसोलिडेशन और किस तरह के वॉल्यूम के ऊपर हमको नजर रखनी है, कब हमारे वो रेडार के ऊपर आ जाएगा। तो ये रेडार पे हमारे इसी दिन आ जाएगा, उसके बाद हमको उसको ट्रैक रखना है। 10 से ई से अगर दूर भागा है तो हमको भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है, वेट करना है कि वो कंसोलिडेशन करे। अब जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम, ठीक है ना, ये इससे पहले हाईएस्ट एवर वॉल्यूम की ये लाइन लगा रखी मैंने, ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट यहाँ पे आया,
रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा। अब रिजल्ट के बाद देखो फर्स्ट इसने यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखाया और ये देखो इसके आसपास ये कंसोलिडेशन करता रहा। अगर कोई पकड़ सकता था तो इसके ऊपर पकड़ लेता, अगर यहाँ पे चूक गया कोई बात नहीं। ये देखो ये बुलिश नॉट जब भी बनेगा 50 डेज मूविंग एवरेज का एवरेज वॉल्यूम का 3 गुना वॉल्यूम, वो बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि वहां पे FII एक्टिव हैं, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। तो देखो ये गया, हमको भागता हुआ नहीं पकड़ना। उसके बाद ये 2-3 दिन कंसोलिडेशन किया, इसके ऊपर पकड़ा, यहाँ से भी उसने 39% का रिटर्न दे दिया। इसमें से हमको तो इसका भी 50% ही चाहिए, 20% 50% चाहिए। लेकिन हम लोग क्या नोटिस करना है कि हर बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन है कि EMA बिल्कुल शॉर्टेड है। बुल स्नॉट अगर बनता तो वो और हमको कन्विक्शन देता है। 10 EMA 10-20 के पास जीतता, और 10 के पास मिलेगा वो ज्यादा अच्छा है 20 के बनस्पत। तो इसने कभी भी 10 EMA को ब्रीच नहीं किया। देखो 20 EMA तक तो कभी आए ही नहीं, अब जाके वो कंसोलिडेशन फ्लैट हो रहा है, 10-20 EMA तक आ रहा है, लेकिन इससे पहले कभी 20 तक भी नहीं आया। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो हर बार 10 के से ही 10 के आसपास जाके ही अगर रिवर्ट हो जाता है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर भी उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ। आर्यन कैपिटल देखो रिजल्ट वाले दिन इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा, वही 10-20 के पास इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है ना। ये हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल थी, क्वार्टरली वॉल्यूम के पास में कंसोलिडेशन करता रहा, 10-20 के पास में कंसोलिडेशन करता रहा। तो इस कैंडल के ऊपर जब गया तो हमारी एंट्री हो सकती है। और अब देखो उसने जैसे 33% किसी की एंट्री यहाँ पे छूट गई, तो उसके बाद फिर इसने यहाँ पे जाके इस जगह पे वापस मौका दिया एंट्री करने का, यहाँ से जाके फिर इसने 10-20 के पास कंसोलिडेशन हुआ, यानी इसने 2-3 बार आपको मौके दिए हैं। और ये चीज सेम है कि 10-20-50 खुले हुए हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है। जब ये स्टॉक गिर रहा है तो उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, जब इसमें कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसमें वॉल्यूम आ रहा है। ये आशापुरा माइंड कैंप सेम, इस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन बिल्कुल नेगेटिव कैंडल बनी। इवन इसने 50 EMA को भी ब्रीच कर दिया, 50 EMA को ब्रीच करके जिस दिन ये फिर देखो 50 के पास से कंसोलिडेशन करता रहा, हमको कुछ नहीं करना। इस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये वही मुझको जो चाहिए पैटर्न 10-20 के बाद ये कंसोलिडेशन होता रहा, 10 EMA 20 EMA बिल्कुल खुल गए, और इसके बीच में गैप है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री है, और के बाद देखो इसमें 26% का रिटर्न। अगर यहाँ पे किसी की एंट्री छूट गई तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकता था, यहाँ से भी इसने 16% का रिटर्न। तो मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, ये तो ऑलरेडी निकल चुके हैं स्टॉक, तो बाई सेल रिकमेंडेशन तो इन स्टॉक में हो भी नहीं सकती। मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ इस चीज को, फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई बात से बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं। मैंने सिर्फ पिछले क्वार्टर से लेकर अब तक जिन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी उसमें क्या कॉमन चीज थी कि वो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी आई, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसी को ध्यान में रखते हुए वैसा पैटर्न अगर वापस किसी और स्टॉक में बनता है तो मैं एक कॉन्फिडेंस के संग उसमें एंट्री कर सकूं। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, गारंटेड स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में रहे उसके लिए मैं इस एक कॉमन पैटर्न को मैं ट्रेड करूंगा, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 रहेगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा या मेरा टारगेट आएगा। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है, माइंडसेट का गेम है। एथर एनर्जी ये नई लिस्टिंग है। अब इसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे दिया, इसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा, उसके बाद ये रिजल्ट वाले दिन इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, उसके बाद देखो ये 10-20 के पास कंसोलिडेशन हुआ, ये इसके ऊपर अगर हम एंट्री करते तो उसके बाद देखो कि ये 53 पर हमको तो इसमें से 20% चाहिए। यहाँ पे कोई चूक किया तो फिर ये बुलिश नॉट बना, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर कहीं पे लेते तो फिर इसने, यानी हर एक स्टॉक 2-3 बार मौके आपको दे रहा है। एक बार निकल गया तो उसको निकल गया तो निकल गया, खूब सारे स्टॉक है। हम वैसे भी हम बोल रहे हैं कि 150 स्टॉक में से हम 50 स्टॉक तो हमारे छूटेंगे, और वो एक किसी पर्टिकुलर यहाँ छूटेंगे तो मेरे को वापस यहाँ पे कहीं पे मौका देगा, यहाँ पे कहीं पे मैं पकड़ूंगा उसको, यहाँ से निकल जाएगा, मुंह पे छूट जाएगा मौका, तो यहाँ पे मेरे को कहीं पे मौका देगा। इस 53% में से 3 बार मौके दे रहा था, मेरे को तो एक बार का ग्रैब करना है, मैं मान के चल रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये देख मैंने ये चीज नोट बैक टेस्टिंग से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, या मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि कॉमन 10, 20, 50 सॉर्टेड है, इनके बीच में गैप है, और ये कंसोलिडेशन 10 के ऊपर ऊपर ही हो रहा है। उस कंसोलिडेशन को के ऊपर मेरे को लेना है, और उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस 5% से ज्यादा आ रहा है तो मैं नहीं लूंगा। अगर लूंगा तो फिर मैं जब तक मेरे 5% की रेंज में नहीं आता तब तक मैं नहीं लूंगा। 5% की स्टॉप लॉस होगा तो मैं 1:4 के हिसाब से 20% पे बुक करूंगा। फिक्स सिस्टम है। फिर ये देखो, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, यही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद गिरता रहा। फर्स्ट इसने सिग्नल यहाँ पे हमको दिया था, इसके बाद वो हमारे रडार पे आ जाना चाहिए। इसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, इस ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर एंट्री रहेगी, और ये उसके बाद बूम। ठीक है ना। अब इसमें मैं लिख दिया डिलेड ईपी। ईपी मतलब एपिसोडिक पिवट। ये मैंने कॉन्सेप्ट सीखा एक्चुअल में अंकुर पटेल से, और अंकुर पटेल के अलावा एक प्रदीप बॉन्डे सर हैं, उनके भी मैंने वीडियोस देखे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रखा है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंसोलिडेशन नियर 10-20 EMA और वॉल्यूम कैंडल, जैसे ये जो रिजल्ट के पहले की जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी, इस कैंडल के आसपास भी कंसोलिडेशन हो रहा है और 10-20 के पास भी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो मेरे को एक कन्विक्शन देता है। और अगर इसके पहले कहीं बुलिश नोट बनता है तो वो भी मेरे को कन्विक्शन देता है। देखो ये बुलिश नोट बना, बुलिश नोट बना, फिर ये कंसोलिडेशन हो। अवांटल रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बिल्कुल डाउन ट्रेंड में रहा। उससे पहले देखो बुलिश नोट, यहाँ पे ये बुलिश नोट बने थे, ठीक है ना। यहाँ उसके बाद डाउन ट्रेंड चलता रहा, डाउन ट्रेंड के बाद ये यहाँ पे ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वैसे अभी हाई साइड में देखूंगा तो अच्छा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मैं मेरे को एंट्री में इसलिए दिक्कत आती, ये भी पैटर्न अच्छा दिख रहा है, कंसोलिडेशन हुआ है, इसके ऊपर ले सकता था, लेकिन यहाँ मैं जब बिल्कुल देखूंगा तो यहाँ ये में नहीं खुले हुए थे, ठीक है ना। तो जब ये मेरे ये में खुल गए तो यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद ये 41% भगा देगा। कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन। ये क्या चीज रहेगी, 10, 20, 50 खुले हुए रहेंगे, इनके बीच में गैप रहेगा, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन होगा, इसका जब ब्रेक होगा ये स्टॉप लॉस रहेगा, और ये आपके इसके ऊपर एंट्री रहेगी, और हमको 14 to 20% के बीच में हमको बुकिंग करनी है, बस। कॉमन ये आदित्य विजन पूरा बीटन डाउन स्टॉक था। अर्निंग सही, अर्निंग के दिन बहुत अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा। इस कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और उसके बाद 36% भागा। वही कॉमन 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल इनके बीच में गैप है, इसका मतलब स्टॉक ट्रेंडिंग में आ चुका है। एक्सिस कैट्स वो रिजल्ट के पहले कंसोलिडेशन में था, फिर डाउन ट्रेंड में चलता रहा, जब इसके EMA खुल गए और बिल्कुल सॉर्टेड हो गए, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, 23% चल गया। उसके बाद बैंक ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे रैली आई, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा, फिर साइडवाइज हो गया। रिजल्ट के बाद ये बिल्कुल साइडवाइज पड़ा रहा, उसके बाद ये कैंडल बनी, इसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, और ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद 30% वन साइड मूवमेंट हुआ है। अब इतना एक्सटेंड मूव हो गया है, फिर इसका कंसोलिडेशन या तो यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहेगा ये, या अगर 10, या तो दो ही चीज होगी, या तो स्टॉक अगर वहीं रुका रहेगा तो 10 EMA उसके नजदीक जाएगा। अगर 10 स्टॉक को 10 EMA के पास आना है तो या तो वो इस तरह से गिर के 10 EMA के पास आएगा, और फिर यहाँ से कुछ वापस रिवर्ट करना है, अगर उसको रिवर्ट करना होगा तो स्ट्रेंथ होगी तो। ब्रांड कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में था, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भी डाउन ट्रेंड में था। फर्स्ट इंडिकेशन हमको यहाँ मिला, बड़ी सी कैंडल बनी, अगले दिन वापस इतनी बड़ी कैंडल आई, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं था। उसके अगले 2 दिन तक बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल लो वॉल्यूम का संख्या बनता रहा। इस लो वॉल्यूम कैंडल के ऊपर एंट्री,
इसका लो स्टॉप लॉस और बूम 39%। हमको तो इसमें से 20% चाहिए केवल, कोई लालच नहीं। ये बेल राइज, ये नई लिस्टिंग है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये इसका हमको तो मोटा मोटा पता लगता है कि नॉर्मली बहुत धीमे धीमे भागता है, तो इसको रिटेलर वगैरह। ये यहाँ पे ये अर्निंग आई, अर्निंग के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा, ठीक है ना। फिर ये भागा, उसके बाद ये वापस नीचे आया, या तो अर्निंग के बाद की जो लो वॉल्यूम कैंडल उसके ऊपर एंट्री कहीं करी होती और ये स्टॉप लॉस लिया होता, तो स्टॉप लॉस, या तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ, तो वापस वो यहाँ पे कहीं पे इस कंसोलिडेशन में एंट्री दे रहा है और उसके बाद ये 18% भाग। हालांकि इसकी जो ये जो भागा है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कैंडलों से भागा है। तो अगर हम अवॉइड करना चाहें तो इस टाइप के स्टॉक्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि हम 18%, तो हम हर स्टॉक को तो क्या पकड़ भी नहीं पाएंगे। हम कन्विक्शन, जिस स्टॉक में हमको कन्विक्शन आता है पिछले पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए, उसी स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए 144 स्टॉक आए, तो हो सकता है हमको 80 में ही पोजीशन मिले, हो सकता है 100 में पोजीशन मिले, हो सकता है 50 में पोजीशन मिले, लेकिन जिसमें पोजीशन मिलेगी उसमें मेरी ये कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स रहेगा, बस। ये भारत गियर, ये देखो अर्निंग आई, अर्निंग के बाद ये इतने लंबे समय तक कंसोलिडेशन फंसा रहा। अब इससे एक कैंडल अच्छी आई, लेकिन फिर कंसोलिडेशन फंसा रहा। फिर ये बिल्कुल रिटेलर की तरह से थोड़ा करके नहीं ऊपर गया, लेकिन ये 10-20 के पास ही कंसोलिडेशन करता रहा। तो अब जैसे ये जो कैंडल है, इसके ऊपर एंट्री, जब अपन इसके ऊपर जिस दिन एंट्री ले रहे हो उस दिन ये में खुले हुए हैं 10, 20, 50 सॉर्टेड भी है, उनके बीच में गैप भी है। और ये देखो उसके बाद 40% वन साइडेड मूव। भाई हम तो मान रहे हैं, हम तो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हम जो 100 अगर स्टॉक में पोजीशन लूंगा तो उसमें 50% ऑफ द टाइम तो मैं गलत ही होऊंगा, 50% ऑफ द टाइम मेरे स्टॉप लॉस जाएंगे, जाने दीजिए। लेकिन मैं जब भी बुक करूंगा तो मैं 1:4 से कम कभी बुक नहीं करूंगा। तो मैं मेरा 50% ऑफ द टाइम राइट होने के बावजूद भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। और इवन मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो 100 में से 10 में से 8 बार गलत साबित होता हूँ। मेरा एनालिसिस इतना खराब है कि मैं 10 में से 8 बार गलत साबित होता हूँ, उसके बावजूद भी मैं कुछ लूज नहीं करूंगा अगर मैं मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को रिलीजियसली फॉलो करूंगा। तो 8 बार वो मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, 2 बार टारगेट लेके जाएगा, फिर भी मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में बुक होऊंगा। भारत सीट्स वही कंसोलिडेशन में पूरा इतना फंसा रहा, यहाँ पे रिजल्ट आए उसके बाद ये गिर गया। अब यहाँ पे मैं कहीं पे इसलिए नहीं ले सकता, ये में खुले ही नहीं है। ये यहाँ पे ईएमए भी खुल गए, ये 10 ईएमए के पास कंसोलिडेशन होता रहा, यहाँ पे कहीं पे एंट्री और यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस, और उसके बाद 34% भाग गया। उसके बाद भले गिर गया, मेरे को तो इसमें से 15% 20% के बीच में मेरे को बुक करके बाहर आना, लालच करना नहीं कि मेरे को कोई पैसा डबल तिबल 4 गुना करना है, वो होता भी नहीं है। के लिए वेट करना पड़ता है, और उस दौरान बीच में तो मैं तो शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के बीच में 15% करके बुक करूंगा। 15% बुक करके भी अभी अपन ने गणित देख लिया कि मैं 50% ऑफ द टाइम सही होने के बावजूद भी मेरे को सिर्फ अपने के 2,000 रुपए के रिस्क के संग मैं इतना पैसा बना सकता हूँ। सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है, न स्ट्रेटेजी का है। हम स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं, इसमें क्या स्ट्रेटेजी है? कॉमन एक ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूँ मैं कि क्या चीज है, ये में खुल जाने चाहिए, बिल्कुल गैप होना चाहिए, 10 ईएमए के पास कंसोलिडेशन हो तो उसके ऊपर लूंगा, उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या 1:4 लूंगा, बस सिंपल। कोई चीज को किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। लगभग अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन भाग गया, उसके बाद कंसोलिडेशन होता रहा और यहाँ पर कहीं पे एंट्री। लेकिन अब जैसे ये स्टॉक में मुझे थोड़ा उतना क्लीन पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है मैं इसको अवॉइड कर दूं। मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कि इस स्टॉक ने भी 22% का रिटर्न दिया है, ये भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की जरूरत नहीं, हमको वेट करना, वो 10-20 के पास आके आपको वापस मौके देता है, बिल्कुल देता है। और आप इस को स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो, इसके बाद ये इस लेवल तक आए ही नहीं।
और स्टॉप लॉस जाता तो जाता, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 50% ऑफ द टाइम मैं स्टॉप लॉस देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इवन मैं 80% ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस देने के लिए, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड ही नहीं कर रहा, मैं लॉस के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। मैं 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ, फिर भी वो मेरे जेब से कुछ एक भी पैसा लेके नहीं जा पाएगा। 2 बार तो, जैसे मैं हर बार गलत नहीं होऊंगा, हर बार गलत नहीं होऊंगा, जैसे मैं हर बार सही नहीं हो सकता, ऐसे मैं हर बार गलत तो नहीं हो सकता ना। मैं 10 की 10 में से गलत तो हो नहीं सकता। 10 में से 2 बार तो राइट होऊंगा, 2 बार राइट, 2 बार भी राइट हो गया तो वो मेरी जेब से पैसा नहीं ले जा पाएगा। मेरे को सिर्फ एक बार और मुझे राइट आना है, मेरे को उससे पैसा लेने के लिए। मेरे को तो, मैं तो कह रहा हूँ मैं गलत हूँ, मैं 8 बार गलत हूँ, तू 8 बार सही है, मैं 2 बार ही राइट हूँ, फिर भी तू मेरे से पैसा नहीं ले जा सकता। मेरे को तेरे से पैसा लेने के लिए सिर्फ एक एडिशनल बार मेरे को राइट होना मार्केट से, सिर्फ एक बार। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना काम की चीज है। अगर ये चीज बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर बैठ गई, तो उसके बाद हमको मार्केट हमसे पैसा ले ही नहीं सकता। क्योंकि उसके बाद मेरे को, अगर हम 90% एक्यूरेट एंड 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी पीछे भागेंगे, तो हमारे माइंड पे प्रेशर रहेगा कि मुझे 10 में से 10 बार राइट आना है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो 10 में से 8 बार गलत होना है, फिर भी मेरी जेब से पैसा नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू मेरे से पैसा नहीं ले जा सकता। तो मेरे माइंड पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि मुझे राइट आना है, और मैं तो लॉस के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। सेंटिम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल का लेवल है। इसके बाद यहाँ रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेशन करता रहा 10 EMA के पास ही। ये लो वॉल्यूम कैंडल हाई के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, 20%, 20% भागा है। मुझे लालच करना नहीं है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 3.5 है, तो मैं तो 14% पे बाहर आ जाऊंगा। 4% का स्टॉप लॉस है, 16% पे बाहर आ जाऊंगा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है, बस ये मुझे पता है। कैमकॉन स्पेशलिटी, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद डाउन ट्रेंड में रहा, ये यहाँ पे ही भागा, इसके बाद ये कंसोलिडेशन किया, इसके ऊपर एंट्री, और ठीक है ना, और आगे उसके बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। और अगर मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, या मुझे लगता है बड़ी बड़ी कैंडल्स हम भाग गया और इस बीच में मेरे को कोई एंट्री नहीं दी, तो उस स्टॉक को मैं छोड़ ही दूंगा। मेरे को कन्विक्शन आएगा या मेरा स्टॉप लॉस मेरी रेंज में जाएगा, तब भी मैं एंट्री करूंगा। अगर स्टॉप लॉस भी 5% से ज्यादा आ रहा है, अगर वो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस 5% से ज्यादा है, तो मैं उस स्टॉक को छोड़ ही दूंगा। CL एजुकेट, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद ये 10 EMA कंसोलिडेशन करता रहा, लो वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, के बाद 14% भागा। अब हो सकता है इसमें मेरे को तो कन्विक्शन नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी विक ऊपर से बन रही है, तो हो सकता है मैं छोड़ दूंगा, या मैं अगर एंट्री कर लिया तो 14% पे मेरा तो टारगेट लगा के रखूंगा, और स्टॉप लॉस लगा हो रहेगा मेरे सिस्टम। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा, टारगेट आते ही मैं बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद उसको 50%, 100% भी भागने, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। ये साइबर टेक पिछले 2-3 दिन में कितना अच्छा भाग गया। ये अर्निंग आई, अर्निंग के बाद भी कुछ नेग्लेक्टेड टाइप रहा स्टॉक, ठीक है ना। उसके बाद ये में खुलने लग गए, उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता रहा। इस कंसोलिडेशन के यहाँ पे किसी भी कैंडल के ऊपर एंट्री, मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा 5% का, और उसके बाद बूम 62%। मेरे को तो इस 62% में से भी 20% ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो मेरे पास, मेरे माइंड पे मैं कोई प्रेशर ही नहीं रखूंगा, भागने दो। उसके बाद ये अब किसी को पता है, इतना एक्सटेंडेड मूव हो गया कि इसको कंसोलिडेशन होना ही पड़ेगा। दीपक बिल्डर, तो कोई डाउन ट्रेंड में, रिजल्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड में था, ये भागा, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, छोटी कैंडल बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस, और उसके बाद बूम 29%। अपन को 20% चाहिए, मैक्सिमम 14 से 20%। कॉमन 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA शॉर्टेड, दोनों के बीच में गैप है, छोटी कैंडल के ऊपर एंट्री, और 20% मैक्सिमम मेरा टारगेट है। रेंटा वाटर, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ,
इस कैंडल पे जब देखेंगे तो ईएमए सॉर्टेड है और छोटा सा स्टॉप लॉस है, और या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा। लेकिन जो कैरेक्टर देख रहा हूँ मैं स्टॉक, जो भी अभी तक जितने स्टॉक या मैंने एनालिसिस अपन ने एनालिसिस किए हैं, बिल्कुल ये में सॉर्टेड है, इनके बीच में गैप है, 10-20 के आसपास आके कंसोलिडेशन हो रहा है, और हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। स्पाइस बुल नॉट, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर भागा, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर अगर एंट्री करी होती और यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ एंट्री की कर, उसके बाद नीचे आए नहीं, और उसके बाद देखो 28% भाग गया। अपन तो कहीं पे 20% के आसपास, 16 और 14 से 20% के आसपास कहीं भी बाहर आ जाए तो उसके बाद गिरने दो, और 50% ऑफ द टाइम मेरे स्टॉप लॉस जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। इवन 80% ऑफ द टाइम भी जा सकते, तो उस क्वार्टर में मैं कुछ नहीं कमाऊंगा। ये में खुल गए, कंसोलिडेशन हो गए 10-20-50 के पास, यहाँ पे एंट्री कहीं पे हो रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और 16% भाग गया। ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये 10 के पास ही कंसोलिडेशन होता रहा। इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इसका ये लो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे कहीं पे छूट गया तो यहाँ फिर इसने मौका दिया। आयशर मोटर अब बिल्कुल इतना हैवी वेट स्टॉक है, ठीक है ना, ये देखो कंसोलिडेशन फंसा रहा, लेकिन जब इसको भागना है तो ये में खुलेंगे ही खुलेंगे और बिल्कुल शॉर्टेड रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब इस 23% में से आप कहाँ एंट्री करते हो, और अगर आप इस तरह के हैवी वेट को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मैंने तो इसको सिर्फ इसलिए कंसिडर कर लिया कि पिछले रिजल्ट सीजन से अब तक ये 14% से ज्यादा भाग गया, इसलिए ये मेरे लिस्ट में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, 10 ईएमए को इतना रिलीजियसली फॉलो करता हुआ चल रहा है। एमके ग्लोबल देखो पूरा डाउन ट्रेंड में था, रिजल्ट के बाद भी डाउन ट्रेंड में था। ये फर्स्ट इसने यहाँ वॉल्यूम आई, हमारे रडार पे आ गया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करता रहा, इसके ऊपर एंट्री, और उसके बाद इस 57% भाग गया। कि नहीं बुल्स नॉट, यानी पिछले 50 दिन के वॉल्यूम का 3 गुना वॉल्यूम इस दिन हुआ है, और ये हाईएस्ट ईयरली हाईएस्ट वॉल्यूम है ये। हर अभी तक अपन ने जितने स्टॉक एनालिसिस किए सब के अंदर ईएमए बिल्कुल सॉर्टेड है, और ईएमए के बीच में गैप है, ठीक है ना, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिजल्ट के बाद साइड वाइज फिर ये में खुल गए, कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ देखो ये में खुले हुए हैं, गैप भी है, 10 के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, और के बाद इसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और क्वेश्चन भाग गया। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कंसोलिडेशन करता रहा 10-20 के आसपास, इसके ऊपर जब एंट्री की उसके बाद ये और खुल गया, और उसके बाद हालांकि ये जिस तरह से भागा है तो कन्विक्स, लेकिन ठीक है 25% फिर भी भाग गया, और हमने अपने जो सिस्टम है उससे बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहे। वो कोई स्टॉक तेजी से भाग जाएगा, कोई स्टॉक टाइम लेगा, टाइम लेगा तो या तो स्टॉप लॉस ले टाइम। हम लोग यहीं पे आके बजो लोग के स्टॉक से बाहर आ जाते हैं, क्यों आना है बाहर, वो मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया हुआ ना, या तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा या 1:4 दे के जाएगा, हमको सिर्फ इसका ध्यान रख। हालांकि कहना जितना आसान होता है तो प्रैक्टिस करने में मुश्किल होता है। हम रोज उसको देखते हैं, कई दिन तक अगर नहीं जाता हम उससे बाहर रह जाते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल होना है। या तो टारगेट ले जा, या दे जा, या स्टॉप लॉस ले जा। ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेशन करता रहा, 10-20 के नीचे नहीं गया, ठीक है ना। रिजल्ट के अगले दिन जो कैंडल बनी इवन उसका भी लो इसने ब्रीच नहीं किया, ये कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, और वो 30%।
जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एकदम से भाग गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। हालांकि इसका जो चार्ट का जो पिछला भी रिकॉर्ड देखते हो तो हम उतना कन्विक्शन नहीं है, तो अगर हम छोड़ना चाहें तो इस तरह के स्टॉक को हम बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो कैंडल के जो फॉर्मेशन है या जो मूव है वो क्लीन मूव हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि इसका ऑल टाइम बिग इस बिग बेस का ब्रेकआउट भी था यहाँ से, और उसके बाद 10 के बाद कंसोलिडेशन करता रहा, ठीक है ना। यहाँ मौका दिया, उसके बाद इसने यहाँ फिर यहाँ पे भी मौका दिया, लेकिन उतना क्लीन मूव नहीं दिख रहा है, कार्ड देख के भी उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। तो छोड़ना चाहते बिल्कुल इस तरह के स्टॉक्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जीजी ऑटोमेट यही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेशन करता है, लेकिन इसका जो इस स्टॉक का भी जो हमको पिछला कैंडल का मूवमेंट जिस तरह का दिख रहा है, तो अगर अवॉइड कर सकते हो तो इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड भी कर देंगे। हालांकि ये 26% इस कंसोलिडेशन के बाद भागा है, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी जिस तरह का कैंडल फॉर्मेशन है, तो मेरे स्टॉप लॉस भी बड़े आएंगे। तो अगर अवॉइड करना चाहें तो इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, और इवन कर देना चाहिए। अगर कन्विक्शन नहीं आ रहा है चार्ट देख के उसकी कैंडल के ऊपर कि भाई बहुत क्लीन मूव टाइप नहीं दिख रहा, तो स्टॉक को मैंने तो सिर्फ 26% रिटर्न दे दिया था, इससे उसको कंसिडर किया। और इस तरह के स्टॉक देखने से हमको ये भी आइडिया लगता है कि हमको किस तरह के स्टॉक में एंट्री अवॉइड करनी है। रिटर्न देख के हमको ये नहीं देखना है कि हर एक स्टॉक में एंट्री करनी है। अगर उस जैसे इसमें किसी छोटी छोटी लेकिन एक क्लीन मूव टाइप की कैंडल है बनिस्पत के पिछले चार्ट के मुकाबले, कंसोलिडेशन में फंसा रहा, रिजल्ट के बाद इतने दिन तक कंसोलिडेशन में फंसा रहा, जब ये कंसोलिडेशन से बाहर आया 10 में कंसोलिडेशन किया, यहाँ एंट्री है, स्टॉप लॉस चल गया। यहाँ एंट्री छूट जाती तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री, लेकिन यहाँ पे जो अगर एंट्री करते तो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता। अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते, यहाँ एंट्री होती तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अगली एंट्री फिर यहाँ पे बन सकती, यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस के बाद वेट करो। लेकिन ये ऑलरेडी दे दिया, 37% का मूव दे दिया, तो यहाँ पर कहीं पे पकड़ सकते थे। ये में सॉर्टेड है, खुले हुए हैं, और बिल्कुल परफेक्ट जैसा हमको पैटर्न चाहिए वैसा ही पैटर्न इसमें बना हुआ है। गोकुल एग्रो, एक मिनट में आ रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, गोदावरी पावर चल रहा, ये हाई वॉल्यूम कैंडल, और यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता हुआ उतारा, ये दो वॉल्यूम कैंडल को हाई के ऊपर एंट्री, और उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ये में सॉर्टेड है, ये में खुले हुए भी हैं, 10-20 के ऊपर है, 20-50 के ऊपर है, और खुले हुए ये में ये बीच में गैप है। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, इस तरह के घुसे हुए नहीं है। तो जब इस तरह का होता है तो वो आपको दिखाता है कि स्टॉक ट्रेंडिंग में, और हमको ट्रेंड में होगा स्टॉक तभी हम उसमें पैसा बना पाएंगे, और हमको सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। एचबीएल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब इसमें रिजल्ट तो इधर कोई भी है क्या दिखता नहीं, लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बुलिश नोट बना, ये भाग गया, उसके बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और 14-15% का रिटर्न। तो वही 14% से लेके और 20% टारगेट है, या तो टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस जाएगा। हम क्या कोशिश करते कि इतना मूव निकल गया, हमको यहीं पे कहीं, तो यहाँ पे कहीं पे कैसे पकड़ो, या तो फिर पकड़ो तो इसके बाद यहाँ पे जो पॉज हुआ तो इसके ऊपर यहाँ पे लो, यहाँ पे एंट्री लो। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये 10 EMA से दूर है तो कन्विक्शन नहीं आता,
और अगर मैं यहाँ पे लेता, मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाता, तो अगले दिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस पहले लेके फिर भाग गया इस चीज से। तो या तो फिर स्टॉप लॉस हम अपना बढ़ा रखे हैं यहाँ हीरो मोटो, टू चिप स्टॉक है, हाई वॉल्यूम कैंडल, उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ रहा, यहाँ पे इसने फर्स्ट सिग्नल दिया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ये भागा, फिर ये कंसोलिडेशन, यहाँ भी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री करके इसको स्टॉप लॉस लेते, यहाँ एंट्री करते तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे। हैवी वेट है, चाहे तो हम तो हैवी वेट को इग्नोर भी कर सकते, छोड़ भी। हिंदुस्तान कॉपर, मेटल स्टॉक्स इस बार वैसे भी अभी बहुत इसमें ट्रेंडिंग में भी रहे। रियल था यार, रियल के बाद गिरता रहा, उसके बाद यहाँ से देखो बाइंग आई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और बूम, यहाँ पे छूट गया, तो उसके बाद फिर इसने यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, इसके ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और बूम। हाईटेक पाइप, रियल था यार, रियल के बाद गिरता रहा कैंडल, के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद इवन ये भी देखो, ये कैंडल बनी, इस कैंडल के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और इसके बाद बूम, और वापस इसने यहाँ पे ये देखो ये कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईएमए खुले हुए हैं, ईएमए के नीचे में गैप है, तो वो ट्रेंडिंग में है। जब तक वो डाउन ईएमए उल्टे थे, नीचे थे, तब तक उसमें कोई मोमेंट नहीं था। हमको दो चीज चाहिए, एक तो हमारी डायरेक्शन में स्टॉक मूव होना चाहिए और मोमेंटम होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो दोनों चीज मिलेगी तभी हम उसमें पैसा बनाए। हुंडई मोटर, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बड़ी कैंडल बनी, लेकिन ये में इसमें एक दूसरे से थे, कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर लेते, यानी इसके ऊपर भी ले सकते थे, यहाँ पे लेते, ये स्टॉप लॉस, ये में सॉर्टेड भी हैं, खुले हुए भी हैं, और उसके बाद बूम, यहाँ पे आया, वापस कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसी को हम बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जाता रहा। तो यहाँ पे हमारा पेशेंस भी टेस्ट होता है actually। एक बार हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस, तीसरा बीच का कोई ना। स्टॉप लॉस को हम ट्रेल भी जब करेंगे, जब 1:3 एक बार आ जाएगा, तो हम 1:1 पे ट्रेल करके ले आएंगे। रियल आया, रियल के बाद डाउन ट्रेंड चल रहा था, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन के पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद वो सबमिशन। कॉमन 10 में 20 में सॉर्टेड है, तीनों के बीच में गैप भी है। ये IMF रियल आया, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अपमूव आया, उसके बाद 10 में तो कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद वो stop loss। इस रिजल्ट के पहले ही बुलिश नोट एक कैंडल आ गया था, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करता रहा, रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन इसने बाद नीचे आया, नीचे गिरा, लेकिन देखो 20 में कुछ नहीं तोड़ा। तो इस कैंडल या इस कैंडल के ऊपर एंट्री, अगर यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के संग अगर यहाँ पे एंट्री करें तो भी हमारे स्टॉप लॉस 5% ज्यादा, तो हम किसी हालत में नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, तो ये हमारे स्टॉप लॉस, और देखो वो यहाँ पे अगर मौका छूट गया, समझ लो यहाँ पे नहीं एंट्री करी, तो उसने फिर मौका दिया, यहाँ पे गया, यहाँ 10-20 के पास आया, ये इसके ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और तो कितना प्यारा एन सेटअप बन, एन ही बनेगा, तो एन ऐसा बनेगा, या तो एन ऐसा बनेगा। रियल आया, रियल के बाद एकदम से भाग गया,
कोई एंट्री का मौका नहीं दिया, ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन पर एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। डील के बाद गिरता रहा, जब ये ऊपर गया में सॉर्टेड हो गए इस कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री और के नीचे स्टॉप लॉस। तो कितना प्यारा एंड बनता है। ILCP रियल आया, रियल के बाद कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और इस कैंडल के ऊपर एंट्री होती, ये स्टॉप लॉस होता और यहाँ मौका छूट गया तो वापस यहाँ पे एंट्री बन सकती है और ये स्टॉप लॉस। तो अगर 1:4 नहीं आता तो हमारा ये 1:4 हमारा स्टॉप लॉस लेके जाता। ये एक्सिट हो, ये रियल आया, रियल के बाद एकदम से भाग गया, गैप अप भी बनी थी इस दिन, एपिसोडिक पीरियड बना था, गैप अप और अच्छी मूवमेंट आया, उसके बाद कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन का ऊपर एंट्री, कंसोलिडेशन लो, स्टॉप लॉस और होल्ड। इसमो रियल के पहले देखो बुलिश नोट बनना चालू हो गया था, फिर कंसोलिडेशन फेज में फंसा हो रहा, चाहे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है, हमारे ये में खुले हुए नहीं थे, तो यहाँ देखो 3 बुलिश नोट बने, ठीक है ना। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और हालांकि सर्किट वाला स्टॉक है, तो हम चाहें तो इस तरह के स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है पीछे कई जगह सर्किट टाइप दिखता है, तो सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड भी करना चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है ना। जैक और मूवमेंट, रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर एंट्री, द परफेक्ट एंड वन। वी आर एंड ट्रेडर, आइदर एंड दिस इज एंड आइदर दिस इज एंड। ये 10 EM है, 20 EM है, 50 EM, यहाँ पे कहीं पे एंट्री रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा और 1:4 हम बुक करेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ का एंट्री रहेगी, 1:4 बुक करेंगे। जय भारत मारुति। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद पूरी कंसल्टेशन करता रहा, यहाँ पे कहीं पे एंट्री करके अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापिस कंसल्टेशन करता रहा, इस पीरियड के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और उसके बाद रिटर्न दिया, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस जाएंगे 50% ऑफ द टाइम हमारे स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर हम हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो कितने सारे बुलिश नोट बने कि वो बुलिश नोट को भी इसने से भी नीचे चला गया, यानी एक तरह से इसने स्टॉप लॉस हैंडलिंग कर दी, फिर ये ऊपर गया, फिर ये कंसल्टेशन के ऊपर का एंट्री और कई एंट्री के मौके दिए इसने, तो उसके बाद यहाँ का एंट्री शुरू कर, यहाँ भी एंट्री करके स्टॉप लॉस लग सकता है, इसके बाद यहाँ कहीं एंट्री करके ये स्टॉप लॉस लग, ठीक है ना। अब इस 73% में से हमको तो कितना 20% का बुक करना है, 20% चाहिए, कहीं पे एंट्री करके कहीं भी हम ले लें, कई बार मौके दिए और कभी भी 20 EM तक भी नहीं आया, इवन अभी तक भी नहीं आया, टच भी नहीं किया उसको, तो 10 EM में कोई चल के तो इसमें स्ट्रेंथ तो है स्टॉक, और जब भी ऊपर जा रहा है तो इसमें अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं, जब इसमें गिरावट या कंसल्टेशन फेज में आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा है। जेके सीमेंट, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये कंसल्टेशन फेज में फंसा हो रहा, ठीक है ना। इसके ऊपर जब आया तो एंट्री और यहाँ पे कोई छोटा सा जो वेट पॉइंट बना है वो स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री छूट गई तो वापस यहाँ पे ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और उसके बाद boom। हालांकि जो ये ऊपर गया है बहुत छोटी छोटी कैंडलों के साथ में गया है, अब हालांकि हैवी वेट स्टॉक है तो उस हिसाब से इसमें उसी हिसाब से मूव करता है, तो अगर छोड़ना चाहे तो हम ऐसे स्टॉक को छोड़ भी सकते
जी नसीब। रियल आया, रियल के बाद एक साइड भाग गया तो कंसोलिडेशन, इस पिवट के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, बस बूम। ये रियल, रियल के बाद कंसोलिडेशन फेज में वैसा हो रहा, इस पिवट के ऊपर जब एंट्री कर रहे हैं तब हमारे ये में खुले हुए हैं, सॉर्टेड हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस और के बाद बूम। अर्निंग इधर आई थी, उसके पहले ये इतने दिन तक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा, यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन, इसके ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और उसके बाद तो 22% भाग गया। तो कॉमन चीज है ये 10, 20, 50 वो सॉर्टेड रहेंगे और एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा और कंसोलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली 10 के आसपास ही होगा। 20 तक आता तो इवन हम उसको भी इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 20 तक भी आता है, शॉर्ट टेस्ट 20 तक भी आ जाता है। हाँ 50 तक आता है तो भले स्टॉक को इग्नोर करना चाहते हो, इग्नोर बिल्कुल कर सकते। ये में हमारे लिए खुले हुए और शॉर्टेड होने मेन। चल रहा है, रिजल्ट के बाद ये भाग गया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इसने कंसोलिडेशन किया, इस पीरियड के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और फिर अगर इस तरह का स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो अगर इग्नोर करना चाहें तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे इसमें स्टीप नीचे आया था तो हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, वहाँ पे जाके जब ये स्लो पेज से नीचे आया और वहाँ पे कोई हमको पिवट एंट्री मिलती तो वहाँ हम करेंगे। ये दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो 50 के नीचे की जब स्टिप आया तो इसने 50 को भी तोड़ दिया, जब ये ऊपर जाके स्लो स्लो तरीके से मूव हो रहा है तो 20 के आसपास आके रुकेगा, 20 के आसपास आके रुका, पिवट ऊपर एंट्री, पिवट का लो, स्टॉप लॉस। साइंस कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, कंसोलिडेशन फेज के ऊपर एंट्री जब कर रहे हैं तो ये में खुले हुए हैं और 25% भागा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री देता तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे हिट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये वापस कंसोलिडेशन फेज में पहुंच गया। अब इसको इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर आना पड़ेगा अगले। क्या है उसी है तो यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले भी इसने तब बढ़िया मूव दिया, फिर मूव, फिर छोटी छोटी कैंडल से रिट्रेस, फिर ये मूव, फिर छोटी छोटी कैंडल से रिट्रेसमेंट, पिवट पॉइंट की एंट्री, ये स्टॉप लॉस और उसके बाद भी 17%। तो इसमें देखो आपको कितने बार मौके दी और हर बार जब भी नीचे से आ रहा है तो छोटी छोटी कैंडल के संग आ रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जब इसमें बड़ी कैंडल बनती है तो इसमें मोमेंटम आ रहा है। ये कृष्णा फर्स्ट गेम, ठीक है ना, ये तो रिजल्ट के बाद इसके ऊपर एंट्री हुई है, मैंने उसके बाद यहाँ तक भी नहीं आया, उसके बाद ये रिजल्ट यहाँ पे आया और ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हो रहा है, इसके ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस। लेकिन इसका जो बिहेवियर हमको दिख रहा है बहुत छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जाता है नॉर्मल, तो अवॉइड करना चाहें तो इस तरह के स्टॉक को हम बिल्कुल 100% अवॉइड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। क्रॉस मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट, सेकेंडरी के ऊपर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और उसके बाद 22% भाग गया। अब इसको नीचे तेजी से नीचे आया तो इसने 50 को भी तोड़ लैंडमार्क। ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के पास भाग रहा है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस। लेकिन जिस तरह का बिहेवियर है इस तरह के स्टॉक को भी बिल्कुल हम छोड़ सकते हैं। तो जो हमने 44 स्टॉक मान के चले छोड़ेंगे तो वो इस तरह के स्टॉक रहेंगे जिसको हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। सारे के सारे स्टॉक में हम एंट्री कर भी नहीं सकते और हमको मिलेगी भी नहीं, से और स्टॉक भी अवॉइड हो जाएंगे।
तो ये में घुसे हुए हैं, यहाँ ये में खुल गए, स्टूड के ऊपर एंट्री और ये स्टॉप लॉस, बस 56% भाग गया, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में फंस गया। ये एल फाइनेंस, ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा होता है, यहाँ बाहर आया, देन ये मेरे पास कंसोलिडेट हुआ, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस। ये क्यूमैक्स इंडस्ट्रीज पूरा कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, और कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा, कंसोलिडेशन का जो लो है वो और के बाद हालांकि जिस तरह का मूवमेंट है इसमें छोटी छोटी कैंडलों से, ठीक है ना, ये छोटी छोटी कैंडल ज्यादा बन गई है, तो अवॉइड करना चाहें तो इस तरह के स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हम आया स्टीक मोमेंटम आया, कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन का ऊपर जाएगा, और उसके बाद ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये में खुले हुए हैं एक दूसरे के 10 20 के ऊपर, 20 के ऊपर है, कंसोलिडेशन 10 तक हो रहा है, तो कंसोलिडेशन के ऊपर हमको एंट्री करनी, कंसोलिडेशन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जितना छोटा स्टॉप लॉस ले जाएगा उतनी हमारी पोजीशन साइजिंग अच्छी रहेगी। मूवमेंट आया, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, कंसोलिडेशन का लो स्टॉप लॉस, और boom। ये मल बहुत हैवी वेट स्टॉक है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, और करना चाहे तो वही कंसोलिडेशन कर रहा है 10 EMA के पास, पिवट के ऊपर एंट्री का लो या ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद धीरे 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 करता हुआ 26% ये इतना हैवी वेट का गिरा हुआ बाजार था, क्वांटिटी कार्ड ये ये में शॉर्ट हो गए, यहाँ पे खुल गए, शॉर्टेड, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का हाई, कंसोलिडेशन का लो, ये एंट्री, स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये देखो 18%। स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं हो, जब तक हमको वो स्टॉक बने रहना, और वन फोर तक रोकना है। ये कॉस्ट शिफ्ट देखो यहाँ पे खुल गया, उसके बाद ये में खुल गए, उसके बाद ये छोटी सी कैंडल बनी, इस कैंडल के ऊपर एंट्री, और इस कैंडल का स्टॉप लॉस, और उसके बाद वन साइडेड, वो ये में खुल गए, इस पिवट पॉइंट का, ये देखो रिजल्ट इधर आ गए थे, रिजल्ट के बाद ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में फंसा हो रहा है, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया, इनसाइड बायर कैंडल बनाई, ये में खुल गए, और उसके बाद ट्रेंडिंग होके इसमें मोमेंट दे दिया, और अभी वापस ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये मदरसन सुमी से मोमेंट, रिट्रेसमेंट, मोमेंट, यहाँ पर कहीं पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस ले जा या टारगेट।
बंजारा लोटो। तो यहाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भाग गया ये कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन या इस कंसोलिडेशन में कहीं भी हम ले सकते थे, कंसोलिडेशन का लो स्टॉप है। नेचुरल कैप्सूल कोई भागा, पर ये जब गिरावट आई तो उसमें वॉल्यूम नहीं था, कैंडल के ऊपर एंट्री, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस आ रही है। ये नेस्को रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भागा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में किया, कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक करेगा तो एंट्री, इसका लो स्टॉप लॉस। ये नेट वेब ने तो बहुत मौके रियल रियल के बाद भागा, फिर कंसोलिडेशन पर एंट्री, फिर ये भागा, फिर कंसोलिडेशन पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, फिर भागा, फिर ये रिटेस्ट किया 10-20 के आसपास रिटेस्ट किया, यहाँ पर कहीं पे एंट्री, फिर ये भाग गया, तो इसने कई मौके दिए नेटवर्क। ये न्यूजीलैंड लैब, ये कंसोलिडेशन, ये भागा, फिर ये में खुल के पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस है 10% का मूव। ये नालवा रिट्रेसमेंट, यहाँ पर कहीं पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये ओला इलेक्ट्रिक पूरा डाउन ट्रेंड में था, ये में खुल गए, रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के पिवट के ऊपर एंट्री और इसका लो स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखो 5% का मूव। ये है इलेक्ट्रा, ये रिजल्ट आया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में फंसा हो रहा, जब इसने इसके ऊपर गया और यहाँ कंसोलिडेशन किया तो इस पिवट के ऊपर एंट्री, पिवट का लो स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखिए 30% भाग गया। ये ओरिएंटेक, ये यहाँ पे भागा है, ये यहाँ पे भागा, ये में खुल गए, जिस ईएमए के पास भी कोई छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन की पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और बूम, एक ही इसमें 18%। ये पैसा लो, ये भागा, कंसोलिडेशन, स्टॉप लॉस और ये बूम। ये पराग मिल्क सब कॉमन करे, ये भागा, रिट्रेस किया, लेकिन ये में खुले नहीं, यहाँ पे भागा, नीचे आया, लेकिन ये में खुले हुए हैं, तो एंट्रीज कर लो, स्टॉप लॉस और ये भागा, इस तरह में कंसोलिडेशन, जब इसको पेश किया तो यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस और बूम। ये पेटीएम रियल आया, रियल के बाद कंसल्टेशन में फंसा हुआ रहा, इसको जो ब्रिज किया तो इसने 16% का रिटर्न दिया। ये देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है, कंसल्टेशन का पिवट हाई, तो ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस पर संभाल। क्वालिटी पावर कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, लेकिन ये इसमें वही है, थोड़ा बहुत धीमे धीमे छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जाता है ये, तो इसको अवॉइड करना चाहे तो अपन अवॉइड भी कर सकते हैं, हालांकि इसने भी 20% का रिटर्न तो दिया है। ये एमको इंडस्ट्रीज डील के बाद ये एंड के बाद कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ रहा, और यहाँ पे
यहाँ पे एंट्री और ये स्टॉप लॉस। रेमको सिस्टम कंसोलिडेशन से बाहर निकला, ठीक है ना, 10-20 के पास कंसोलिडेशन करता रहा और उसके बाद जब निकला तो चले। ये रेड गेम कोई कॉमन कैरेक्टर, ये पूरा कंसोलिडेशन फंसा हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता रहा, कंसोलिडेशन एंट्री, इसका लो स्टॉप लॉस और उसके बाद 40% आया और ये वही कैरेक्टर देखो ये में खुले हुए हैं एक दूसरे को 10-20 के ऊपर, 20-50 के ऊपर और ये में आपस में खुले हुए हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए नहीं, तो इसका मतलब आगे ये जो स्टॉक है अभी ट्रेंडिंग में है। इस स्टॉक के अपन को प्रीवियसली बहुत सारी चीजें देख के लग रहा है कि छोटी छोटी कैंडल तुम ऊपर जाता है, अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड बिल्कुल इस स्टॉक को अवॉइड भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए कंसिडर कर लिया कि ये देखो इसके बाद भी धीमे धीमे करके 34% से भाग गया। रेड टेप यहाँ से भागा, इसके बाद कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन पर एंट्री, कंसल्टेशन स्टॉप लॉस और उसके बाद 15% भाग। ये रिकॉर्ड हो कोई मोमेंट कंसल्टेशन कंसल्टेशन का जब भी ब्रेक करेगा तो ब्रेक के ऊपर एंट्री और चलो स्टॉप लॉस। ये स्टॉक मैंने ले तो लिया लेकिन इस तरह के स्टॉक अवॉइड कर सकते हैं, जो सर्किट वाले स्टॉक रहते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह के स्टॉक। रॉयल आउटफिट, ठीक है ना, ये यहाँ से निकला, यहाँ पे कंसल्टेशन किया, इसके ऊपर एंट्री, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, ये 17% भागा। ऐसे ही ये है दूसरा पेपर, ये भागा, उसके बाद यहाँ कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन के ऊपर एंट्री और कंसल्टेशन का लो स्टॉप लॉस और 17% भागा। ये म्यूचुअल रिकॉर्ड ये भागा, उसके बाद कंसल्टेशन किया, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट पॉइंट पर लो स्टॉप लॉस और उसके बाद ये भी देखो 21% भागा। ये सागर सीमेंट सेम चीज सेम पैटर्न भागा, कंसल्टेशन में शॉर्टेड, ये सम्मान कैपिटल वही बात। उसके बाद एक कितने थे कंसल्टेशन फेज में फंस रहा, इस कंसल्टेशन के ऊपर कहीं एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, इसके बाद यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री हो सकती है। अगर यहाँ पे एंट्री करते और ये स्टॉप लॉस लेते तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस इसने यहाँ एंट्री दी और ये स्टॉप लॉस और उसके बाद देखो 22, तो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे 50% ऑफ द टाइम। स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। डीएल के बाद कंसल्टेशन फेज में फंसा रहा, फर्स्ट हमारे रडार पे यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये कंसल्टेशन, इस कंसल्टेशन के ऊपर एंट्री या यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑफ 16%। ये सांघवी मूवर्स, ये यहाँ से मूवमेंट आया, कंसल्टेशन फेज में फंसा हुआ रहा, इसके ऊपर एंट्री और ये इसका लो स्टॉप लॉस और 19% का मूव। अगर आप इस तरह के स्टॉक जिस जिस तरह का पैटर्न बनाता है, अगर अपन कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं।
ये सौराष्ट्र सीमेंट, देखो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद गिरा और के ऊपर एंट्री और फिर ये शैली इंजीनियरिंग, ये देखो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इसने पी बनाया, पी के बाद ये कंसोलिडेट होता रहा, इस पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, इस पिवट पॉइंट का लो स्टॉप लॉस और के बाद 30% भागा, देखो ये वही यहाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी, इस वॉल्यूम वाले लेवल को भी इसने ब्रीच किया, उसके बाद कंसोलिडेशन फंसा रहा, कंसोलिडेशन पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट पॉइंट का लो स्टॉप लॉस और ये 15% कम हो, पुष्कर सीमेंट केमिकल, बड़ी कैंडल बनाई, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पे एंट्री, इसका लो स्टॉप लॉस और boom। इसके बाद कंसोलिडेशन फेज होगा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, एंट्री और स्टॉप लॉस। यस यस, सेम पैटर्न, मूवमेंट, कंसोलिडेशन, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, इसका लो स्टॉप लॉस और उसके बाद ये 15%, ये स्मार्ट वर्क, ये नया आई पे आया तो उसके बाद गिरा, उसके बाद धीमे धीमे ऊपर गया, ये 10 EMA के बाद कंसोलिडेशन हुआ, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट लो स्टॉप लॉस और उसके बाद ये चॉइस। यहाँ पे रिजल्ट आया, रिजल्ट के पहले की हाई वॉल्यूम, ईयरली वॉल्यूम की कैंडल ये है, उसके बाद भागा, नीचे आया, इस पे सपोर्ट लिया, यहाँ 10 EMA और कंसोलिडेशन किया, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट पॉइंट का लो स्टॉप लॉस और उसके बाद मूवमेंट। साउथ, साउथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये मूवमेंट, कंसोलिडेशन, इसका हाई एंट्री, ये लो स्टॉप लॉस है 17% कम। ये स्टेलन, ये देखो यहाँ पे फुल स्नॉट कैंडल, कंसोलिडेशन होता रहा, फिर ये रिजल्ट यहाँ पे आया था, रिजल्ट के बाद ऊपर गया, कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन का पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री और इसका लो स्टॉप लॉस। स्टार सीमेंट, रिजल्ट यहाँ पे आया, रिजल्ट कंसोलिडेशन फंसा होता है रिजल्ट के टाइम, पिवट पॉइंट का हाई एंट्री, पिवट पॉइंट का लो स्टॉप लॉस और इतना प्यारा एंड बना है उसको। ये सुब्रोस, देखो रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे ब्रीच किया, कंसोलिडेशन तो हुआ लेकिन यहाँ पे ये में भी खुले नहीं थे, तो फिर वेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन में किसी पिवट के ऊपर एंट्री, पिवट पॉइंट का लो स्टॉप लॉस और उसके बाद देखा ऐसा मूवमेंट। ये सोलर एनर्जी, यहाँ पे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद गैप अप ओपन दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में फंसा हो रहा, कंसोलिडेशन का जब आउट किया तो उसके बाद 30% का मूव दिया। यहाँ पे भी ये पहले ऊपर गया, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का, हालांकि ये भी छोटी छोटी कैंडल को किया तो इसको अवॉइड करना चाहें, इस तरह के स्टॉक को तो कर सकते हैं।
हालांकि इसने भी 21% का मूवमेंट दिया है। अब जैसे ये भी 10 पे जिस तरह का मूवमेंट दिख रहा है, स्टॉक को चाहे तो अपन इग्नोर कर सकते हैं। और इसके अंदर तो वॉल्यूम भी, कन्विक्शन वॉल्यूम नहीं थे, तो मैंने इसमें यहाँ लिखा हुआ भी है, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है ये टाटा इन्वेस्टमेंट, ये कंसोलिडेशन था, उसके बाद यहाँ ने रिट्रेसमेंट किया, इस कंसोलिडेशन का पिवट का ऊपर एंट्री, और ये पिवट का लो स्टॉप लॉस। ये रिजल्ट आया, रियल के बाद कंसोलिडेशन फंसा हो रहा है, फिर जब बाहर निकला उसके बाद कंसोलिडेशन करके इस पिवट के ऊपर एंट्री, पिवट का लो स्टॉप लॉस, और ये देखो 19% भाग गया। सेम यहाँ पे ये में खुल गया, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट इसमें दिख रहा है, तो इस तरह के स्टॉक को भी अवॉइड करना चाहें तो अपन बिल्कुल कर सकते हैं। कोई क्लीन मूव टाइप इसमें नहीं दिख रहा है। ये ये भी रिटर्न तो दिया है इसने, लेकिन जिस तरह का स्टॉक सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो इसने वही मोमेंट, उसके बाद 10 EMA के पास कंसोलिडेशन किया, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट का लो स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखो 42% भागा। ये टेबल फूड, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भागा, फिर कंसोलिडेशन किया, या तो यहाँ पे एंट्री करके इसको स्टॉप लॉस ले सकते थे, ये एंट्री छूट गई, तो इसके बाद भागा, फिर ये कंसोलिडेशन किया, यहाँ पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री, पिवट को लो स्टॉप लॉस, और उसके बाद भी इसने 14% का भागा देता। पैटर्न वाल, इसमें भी देखो यहाँ पे ये नीचे आता रहा, फिर जब बाहर निकला तो ये में खुल गए, इसके ऊपर एंट्री और स्टॉप लॉस, और वन साइड में। ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो यहाँ कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, रिजल्ट के बाद फिर यहाँ बड़ी कैंडल बनाई, और ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री, कंसोलिडेशन कर लो स्टॉप लॉस ऑफ, और यहाँ पे एंट्री करते तो भी आप 47%, यहाँ करते तो भी अपने को जो 15 से 20% चाहिए वो तो आराम से मिल जाता। और अगर किसी वजह से आपको लगता है बहुत ही जल्दी भाग गया, तो छोड़ भी सकते हैं ऐसे स्टॉक को जो एकदम से भाग गया। जैसे टीवीएस मोटर, ये भागा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में फंसा रहा, कंसोलिडेशन के जब ब्रेक किया तो एंट्री, और चलो स्टॉप लॉस। ये दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है स्टॉक का, और इस तरह के स्टॉक जो प्रीवियस पैटर्न दिख रहे हैं, ये सस्टेन नहीं होता है इसका, जब भी ये ऊपर जाता है, तो इस तरह के स्टॉक को छोड़ भी सकते हैं। ये यूनियन बैंक, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, ये जब बाहर निकला यहाँ कंसोलिडेशन फेज में इनसाइड बार, यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, ये 17% भागा है। लेकिन ऐसे भी स्टॉक चाहे तो अपन इग्नोर कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक बहुत कम होते हैं जो अच्छा क्लीन मूव देते हैं, तो बैंकिंग स्टॉक से हम चाहे तो बिल्कुल दूर रह सकते हैं, कोई बुरा ही नहीं है। यूनो मिंडा, ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, जब इससे बाहर निकला, हाई वॉल्यूम क्वार्टरली, उसके ऊपर एंट्री, उसका लो स्टॉप लॉस। हालांकि तो कन्विक्शन वाला ये नहीं है, तो इसे स्टॉक छोड़ भी सकते हैं कोई, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जबरदस्ती एंट्री भी है। सेम चीज उषा मार्टिन, ये भागा, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब हुआ, और उसका लो स्टॉप लॉस। ये V2 रिटेल, देखो यहाँ अर्निंग आई थी, उसके बाद नीचे नीचे चलता रहा, जब इसको ब्रेक किया उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ, 10, 20, 50 दोनों तीनों ये में खुल भी गए हैं और शॉर्टेड भी हैं, तो इस छोटी सी कैंडल के ऊपर एंट्री, छोटी सी कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और उसके बाद इसने 15% का मूव किया। सेम चीज इसी में, ये रॉक इंजीनियरिंग, क्या होता है?
वेस्कॉन इंजीनियर्स, ये कंसोलिडेशन के ऊपर जब निकला तो एंट्री कंसोलिडेशन का लो, हालांकि उतना ये कन्विक्शन वाला स्टॉक नहीं है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, लेकिन इसने भी 24% का रिटर्न दिया, इसलिए इसको मैंने कंसिडर किया। कैरेक्टरिस्टिक सेम है, 10-20 में बिल्कुल एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा और बिल्कुल शॉर्टेड रहेंगे, तो किसी भी छोटी कैंडल के ऊपर एंट्री कंसोलिडेशन की, और स्विंग लो जो हो नजदीक वो हमारा स्टॉप लॉस। बस हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना। ये भी मिसाल है, ये बहुत अच्छा स्टॉक था। ये भी मिसाल है, रिजल्ट आया, के बाद भागा, चार्जिंग कंसोलिडेशन के लो वॉल्यूम कैंडल हाई के ऊपर एंट्री और ये स्टॉप लॉस, और ये भाग गया। यहाँ पे एंट्री छुड़ गई, जिसने किसी से एंट्री यहाँ पे छुड़ गई अभी, तो वो यहाँ पे भी एंट्री करता, तो रिटर्न यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक का 70% दिखा रहा है। हम बीच में से कहीं से यहाँ से भी एंट्री करके अगर अपना करते तो 15-20% हमको यहाँ से भी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है 14% से 20%। ये हमारी एनर्जी, हालांकि उतना क्लीन मूव नहीं है, लेकिन 10-20 के आसपास कंसंट्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको मैंने ले लिया। लेकिन उतना क्लीन मूव में कन्विक्शन नहीं आता तो हम स्टॉक को छोड़ देंगे। इससे पिछले भी पहले कहीं भी इसने इतना क्लीन मूव कहीं पे भी नहीं दिया, तो इससे स्टॉक को अवॉइड भी करना चाहें तो बिल्कुल करा जा सकता है, ठीक है ना। ये देखो रिजल्ट आया, देर के बाद भाग गया, कंसोलिडेशन की पीरियड के ऊपर एंट्री, उसका लो स्टॉप लॉस, और ये यस बैंक रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद गिरा, 10-20 के बाद कंसोलिडेट करता रहा, और उसके बाद एक साइड मूव दिया। लेकिन इस तरह के स्टॉक को भी अपन इग्नोर करना चाहें तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी ऐसा क्लीन मूव कहीं नहीं है। इवन अगर हमको इसमें कहीं पे और कुछ इंट्राडे के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसी दिन इसको क्लोज करना चाहिए। ऐसे स्टॉक को एक्चुअल में स्विंग में लंबा कैरी करके नहीं ले जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखो स्टॉक्स तो मैंने सारी जितने 144 स्टॉक थे, अब मैं 1 मिनट आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। देखो ये मैं पूरी मैनुअली मेंटेन करता हूँ, पूरी एक्सेल, ठीक है ना। ये तो पूरा 1700, देखो 1738 स्टॉक्स हैं, इसको मैंने एक एक हर एक का चार्ट को एनालिसिस करके, ठीक है ना, स्टॉक क्या है, उसका रिजल्ट किस तरह के आए थे, रिजल्ट किस डेट को आए थे, उसको कोई ईपी सेटअप बना था या पॉजिटिव अर्निंग थी या कुछ भी था क्या। जब मैंने इसको चार्ट देखा था उस समय इसकी कंडीशन क्या थी, चार्ट अप ट्रेंड में था, साइडवाइज था या डाउन ट्रेंड में था, ईएमए की पोजीशन क्या थी वो मैंने लिख दी, ईपी है या नहीं है, ठीक है ना। और अब जब मैंने स्ट्रेटेजी जो मैंने 10-20 के पास कंसोलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसने कितने परसेंट रिटर्न दिया, तो देखो ये मैंने पूरा जो मैं बोल रहा हूँ 144, इनमें से 144 145 एक दो स्टॉक को रिपीटेटिव भी है, तो 144 स्टॉक्स हैं ये शायद, ठीक है ना, जिन्होंने 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया, और एवरेज की बात करें तो 31% का रिटर्न दिया। अब इसको अगर एनालिसिस करें तो ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में थे 47% तो स्टॉक वही है, तो अगर हमको फर्स्ट कंसिडरेशन में वही लेना है, साइडवाइज में 20% और डाउन ट्रेंड से जो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुए वो 31 है, तो अगर हम केवल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड स्टॉक को रेडार पर रखें जब भी उसमें अप ट्रेंड मूवमेंट चालू हो, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी डिस्कस करी, ये देखो ये डेटा भी ये बोलता है कि 14% से 20% तक का रिटर्न देने वाले 31% स्टॉक है, और 20 से 30% का रिटर्न देने वाले 31% स्टॉक है, यानी मैक्सिमम 70% स्टॉक तो वही है जिन्होंने 30% से ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स बहुत कम है,
तो उसको हम एक बार छोड़ने का मतलब हमको 30% ज्यादा रिटर्न का उम्मीद, हम तो 20% के ऊपर कंसंट्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा स्टॉक वही है जिन्होंने 20% तक का रिटर्न दिया है। तो 14% से 20% का क्राइटेरिया जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने जो ये डेटा एनालिसिस किया उससे मेरे को ये चीज निकल के आई। ठीक है ना। तो ये एक्सेल में पूरी मैनुअल मेंटेन करता हूँ, तो इस एक्सेल का कोई मतलब नहीं है लिंक को भेजने का, सिर्फ कैसे मैंने मेंटेन की वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ तो मेरा हो सकता है बोलने का लहजा या कुछ चीजें रिपीटेटिव हुई हो, या मेरे को उतने प्रोफेशनल जिस तरह से रिकॉर्ड करते हैं मेरी रिकॉर्डिंग उस तरह की नहीं है। मैंने सिर्फ एक तरह की डिपॉजिटरी बन जाए ये मेरे या मेरे बच्चों के भविष्य में काम आए और आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सके। सिर्फ मेरा पर्पज ये है, कोई किसी भी तरह की वो बाई साल रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है, और 3 महीने पुराने डेटा को मैंने सिर्फ एनालिसिस पर्पज से इसको किया है। तो थैंक यू सर।